हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आज से एनसीईआरटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में शुरू कर रही हूँ। इसमें से बहुत क्वेश्चन यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आने वाले 10 दिनों में मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा दूँगी, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू सारे क्वेश्चन आपके पास पहुँच जाएंगे आने वाले 10 दिनों में। इसलिए ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ये मैं लास्ट टाइम में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम के जो लास्ट के समय पढ़ा हुआ ये माइंड में रिटेन रहता है। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एग्ज़ाम के बाद आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि मेरे क्वेश्चंस आप वहाँ पर कितने आए, क्योंकि जहाँ से मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रही हूँ वो अब उसके लिए मैं क्या कहूँ, मैंने यही स्ट्रेटजी जो है यूज की थी और सिर्फ 15 दिनों में सीटेट क्वालिफाई किया था, और वो भी 150 में 114 नंबर लेकर के आई थी और एग्ज़ाम में लेट पहुंची थी। उसके बाद अगर एग्ज़ाम में 10 मिनट लेट ना पहुंचती तो मैं और अच्छा शायद करती, ज़्यादा नंबर हो जाते ये। तो क्या होता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और कैलकुलेटेड स्टडी और मतलब रिसर्च बेस्ड स्टडी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आज के मतलब कंपटीशन में थोड़ा अपने को आगे रखने के लिए, यानी कि निकालने के लिए। तो अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख करके गए, और मैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी और इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा तब बताइएगा मुझे। और अब मैं वही स्ट्रेटजी जो है आज आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करने में लगा रही हूँ, और आपके लिए क्वेश्चन बैंक जो है उसी स्ट्रेटजी से तैयार किया है। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत लगा कि ठीक है आपके जो है सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है तो मैं दो वो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। तो इसलिए अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। फिर ये ना कहें कि नहीं मैम ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, ये क्वेश्चन तो बाहर से आएगा। बाहर से नहीं आएगा, वो मैं वीडियो 2 भी जा सकती हैं दिन में, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। तो आज अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। बातें काफ़ी हो गई, वो इन्फॉर्मेशन थी, बातें तो क्या थी जो ज़रूरी थी। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में कब शामिल किया, यानी कि अधिकृत नीति में कब शामिल किया, कब किया, 1919 में या 1909 में या 1930 में या 1934 में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया था, तो ये शामिल किया था 1934 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है, और 1934। काफ़ी ये जो है क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, कहीं कुछ बताया कहीं कुछ बताया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है तो यही मान्य होगा। बाकी बुक्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि ये क्वेश्चन मैं जहाँ से उठा रही हूँ तो ये मान्य भी होंगे। जहाँ अगर डिस्प्यूटेड है किसी क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन जो है माने जाएंगे, आंसर यही आंसर सही माने जाएंगे। तो आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1945 में, नवंबर 1946 में, या दिसंबर 1946 में, या दिसंबर 1947 में। तो संविधान सभा का गठन किया गया था दिसंबर 1946 में किया गया था। ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन देंगे, फैक्ट वाइज देंगे, और उनको तोड़ के लाई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप गौच पौच कर देंगे, इसलिए इनको मैं तोड़ के लाई हूँ। कब से कब तक संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया जा रहा है, तो कब से कब तक ये तैयार हुआ, अगस्त 1945 से सितंबर 1949 तक, या दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, या सितंबर 1946 से अक्टूबर 1949 तक, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा, तो ये जो हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, इतना टाइम जो है लगा। लगभग 3 साल का समय इन्होंने लिया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का। कितना, 2 वर्ष है ना, 11 मंथ और
2 वर्ष 11 मंथ एंड 18 डेज जो है इन्होंने लिए थे संविधान सभा को तैयार करने में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये मत कहना कि ये नेपाल कहाँ से आ गया। ये सब मैं जहाँ से उठा रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है और ये क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ, तो इसलिए आप बस इसको, इन सब क्वेश्चंस को आप नोट्स बनाते जाइए, या फिर ये पीडीएफ में अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ये पूरा आंसर सहित आपको टिक किया हुआ और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सहित आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप बार बार उसको पढ़ सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम में ये पीडीएफ में डाल दूँगी पूरा ऐसे ही, तो वो देख लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, तो वो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। नेपाल में 1990 में हुए संघर्ष के बाद स्थापित लोकतंत्र दोस्तों कब कायम रही। यहाँ दोस्तों नहीं होगा, तो यहाँ दोस्तों नहीं होगा, यहाँ होगा स्थापित लोकतंत्र व्यवस्था कब तक, यहाँ हो जाएगा कब तक कायम रही। तो 2000 तक जो 99 में व्यवस्था हुई थी कायम, कौन सी, लोकतंत्र की, तो 2000 तक रही या 2002 तक रही या 2003 तक या 2004 तक। तो ये कब तक रही थी, ये जो है 2002 तक रही थी। क्यों रही थी, क्योंकि 2002 में जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, राजा ज्ञानेंद्र सिंह वहाँ के क्या थे, राजा थे नेपाल के, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है माओवादियों का प्रभाव जो है, आतंक उनका बढ़ रहा है, तो उनका बहाना लेकर के धीरे धीरे इन्होंने सारी सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली थी, और जितने भी कामकाज थे सरकार के वो सब इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो और जो 2090 में ये लोकतांत्रिक जो है स्थापना हुई थी, तो इसमें क्या था कि राजा और मंत्रिमंडल के हाथ में, राजा के हाथ में सत्ता थी। इसमें क्या थी, राजा के हाथ में जो है सत्ता थी, सर्वोपरि सत्ता या सर्वोपरि शक्ति राजा के हाथ में थी, और मंत्रिमंडल के हाथ में भी थी, लेकिन सत्ता का वहाँ जो है राजा का सबसे बड़ा महत्व था। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल और राजा के हाथ में जो है सत्ता थी, लेकिन राजा का महत्व सबसे ज़्यादा था। तो ये जो है 2002 तक चली। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या किया, काफ़ी सारे काम अपने हाथ में कब्जा लिए थे। क्यों कब्जा लिए थे, माओवादियों को बहाना दे करके। आगे देखते हैं। तो ये 12 साल चली थी, 12 साल, जो ये व्यवस्था कितने साल चली थी, 12 साल, 90 से 2002 तक 12 साल ये व्यवस्था चली थी। उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह ने अपना कब्जा करने लग गए, यानी कि अपने हाथ में पूरी सत्ता ये लेने लग गए थे। और अगला देखते हैं, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने कब शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया, यानी कि 2002 में तो इन्होंने शुरुआत किया था माओवादियों का बहाना देकर के सत्ता अपने जो है हाथ में भागडोर लेने की, लेकिन कब इन्होंने पूरी तरह से, मतलब उसको पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, इन्होंने 2005 में पूरी तरह से जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। वहाँ पर मंत्रिमंडल का भी खात्मा कर दिया था। आगे देखते हैं। एक एक क्वेश्चन सोने का है, ध्यान रखिए, इसको पढ़िए, या तो वीडियो स्पीड में चला करके बार बार देख लें तो जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा, या फिर नोट्स बना लें। वैसे लास्ट टाइम में यही है कि वीडियोज़ को स्पीड में फटाफट चला करके, और खाते पीते, उठते बैठते, टहलते, जब तक नींद नहीं आ रही, लेटे हैं, तब तक सुनते रहिए। वो पूरा माइंड में जो है जा कर के फिट हो जाएगा और आप अच्छे से आंसर करने में सक्षम रहेंगे। नेपाल में माओवादियों ने 12 सूत्री समझौते पर कब दस्तखत किए, कब किए थे, नवंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में, सितंबर 2006 में, या अक्टूबर 2007 में। तो जो 12 सूत्री समझौते पर माओवादियों द्वारा जो है सिग्नेचर किए गए थे, ये नवंबर 2005 में किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नवंबर 2005 में किया गया था। क्यों, क्योंकि जब ये राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, तो जो राजनीतिक दल थे उसमें और ये माओवादी, इन्होंने मिल करके जो है 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, और जो लोग थे वहाँ, नेपाल के लोग थे, इस समझौते में लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाली की उम्मीद दिख रही थी, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, और लोकतंत्र आंदोलन 2006 तक शिखर पर था। तो ये जो है 12 सूत्री मांग 2005 में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के राजा ने तृतीय संसद कब बहाल की। सांसद नहीं होगा, सांसद होता है जो
एमपी होते हैं, संसद होता है पार्लियामेंट, और सांसद होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर संसद होगा। नेपाल के राजा ने तृतीय संसद कब बहाल की? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो राजा ने जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, इन्होंने जब 2005 में 12 सूत्री मांग हुई और आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, तो 2006 में इन्होंने क्या किया, एक ये जो है तृतीय संसद बहाल कर दी, यानी कि संसद को और इन्होंने बहाल कर दिया, और दलों को, जो दल थे, राजनीतिक दल थे, उनको सरकार बनाने का मौका इन्होंने दे दिया। तो ये 2006 में किया। 2005 में पूरी तरह से सत्ता जब राजा ज्ञानेंद्र सिंह ले लेते हैं, तो माओवादी और राजनीतिक दलों के बीच में 12 सूत्री समझौता होता है 2005 में ही। और फिर 2006 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह को जो है ये तृतीय संसद बहाल करनी पड़ती है, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं उनको सरकार बनाने का मौका देना पड़ता है। ये स्टोरी की तरह एक बार लर्न कर लीजिए कि 2090 में पहला लोकतांत्रिक आया था, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें कि जो है राजा ज्ञानेंद्र सिंह क्या थे, जो राजा था उसको काफ़ी शक्तियाँ थी, मंत्रिमंडल भी था लेकिन राजा को शक्तियाँ थी। फिर क्या हुआ, ये सत्ता जो है 12 साल चलती है। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह बहाने से माओवादियों की सत्ता लेने लगते हैं। फिर उसके बाद 2005 में 3 साल में, यानी कि 2005 में ये पूरी तरह ले लेते हैं। जब पूरी तरह ले लेते हैं तो माओवादियों और राजनीतिक दलों के बीच में 2005 में ही नवंबर के महीने में 12 सूत्री समझौता होता है, आंदोलन होते हैं। फिर उसके बाद 2006 में राजा को तृतीय संसद जो है बहाल करनी पड़ती है। राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का क्या करना पड़ता है, जो मतलब अधिकार देना पड़ता है। ये बस यही सारी कहानी। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये क्या है, रोजा पार्क्स ने अमेरिकी श्वेत व्यक्ति के लिए बस में सीट छोड़ने से कब इनकार किया? बस में सीट छोड़ने से कब इनकार किया? 5 दिसंबर 1955 में, या 1 नवंबर 1955 में, या 1 दिसंबर 1955 में, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर 1955 में, क्योंकि वहाँ श्वेत और ब्लैक के बीच में बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव था, और या इवन सड़क पर चलने के लिए भी जो है श्वेत और ब्लैक में जो है वहाँ पर भी कैटेगराइज किया गया था। तो 1 दिसंबर 1955 में ये जो हैं रोजा पार्क, ये काम धाम से लौटती हैं, बहुत थकी हुई होती हैं, और बस की सीट पर बैठती हैं। जब एक श्वेत व्यक्ति जो है चढ़ता है बस पे, तो शायद इनको जो है सीट छोड़ने के लिए ये मना कर देती हैं, और फिर यहीं से क्रांति शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है इस भेदभाव के प्रति विरुद्ध में रोकथाम के लिए जो है कानून भी आते हैं अमेरिका में। तो मेन शुरुआत जो है यहीं से होती है। 1 दिसंबर 1955 में रोजा पार्क ने इनकार किया था बस में सीट से उठने के लिए। अगला है, न्यायिक समीक्षा का क्या तात्पर्य है? जो न्यायिक समीक्षा है हमारे जो है इसमें ये न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? न्याय का अर्थ समझना, या यदि कानून असंवैधानिक है तो रद्द करना, या न्यायिक कानूनों का निर्माण करना, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये होता है कि यदि जो है संसद ने, विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि असंवैधानिक है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वो कानून जो है न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। कैसे? यानी कि असंवैधानिक है उसको चाहे बोल लें, या फिर एक दूसरी तरह से पूछ सकता है, संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ जो कानून करते हैं, उल्लंघन, संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन जो भी कानून करता है उसको जो है न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है, अधिकार होता है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित थी? जो सर्वोच्च न्यायालय था तो उसकी बिल्डिंग वगैरह तो बाद में बनती है ना, तो जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसको कहाँ एडजस्ट किया गया था, यानी कि कहाँ पर उसको चलाया गया था? नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, या दिल्ली की किसी और इमारत में। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ चलाया गया, तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में चलाया गया था। ये संसद के अंदर है। कहाँ? संसद के भीतर ही है। ये संसद के भीतर क्या है, जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसमें ये सर्वोच्च न्यायालय चलाई गई कुछ वर्षों तक, शुरुआती कुछ वर्षों तक ये वहीं पर चलाई गई थी, संसद के भीतर। ठीक है। और
अगला देखते हैं, रोजा पार्क्स कहाँ की महिला थी या रोजा पार्क्स कौन थी। आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ दो तरह से पूछ सकता है, कौन थी, कहाँ की महिला थी या कौन थी। तो अफ्रीकी अमेरिकी थी, दक्षिणी सूडान अमेरिकी थी, ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रोजा पार्क्स जो थी अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। ठीक है, ये अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। और भेदभाव का जो भेदभाव वहाँ सेग्रीगेशन का जो एक प्रकार से क्या वहाँ पर चल रहा था, प्रणाली जैसी कुछ व्यवस्था जैसी वहाँ की गई थी, तो उसकी ये भी शिकार थी। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म, नस्ल एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध कानून कब पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1966 में, 1964 में, 1965 में या 1967 में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म, नस्ल एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध कानून जो है 1964 में पारित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। जब ये सब क्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए, उसके बाद 1964 में भेदभाव के विरुद्ध जो है वहाँ पर कानून लाया गया। और अगर हम आपको बता दें कि ज़रूरत पड़ी तो ये जो एग्ज़ाम के पहले हम मैराथन भी रखेंगे एनसीईआरटी की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैराथन रखेंगे, जिसमें 100-200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उनको उठा करके फिर हम मैराथन में रखेंगे। तो आप लोग जो है इसमें देख लीजिए कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। जो भी मैराथन वगैरह का जो भी नोटिफिकेशन जाएगा या फिर जैसा भी होगा तो वो रहेगा। आप लोग उसमें काफ़ी बेनिफिट लेंगे अगर इन लास्ट 10 दिनों में जुड़े रहेंगे तो। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो अगर हम घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून की बात करें तो ये देखो लागू की बात कर रहा है। देखो जब कोई चीज़ विधेयक वगैरह की बात हो जाती है, कोई कानून की बात होती है तो 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो लागू पूछता है, दूसरा पारित पूछता है। पारित पूछ लेगा या ये संसद में कब लाया गया, है ना, कब ये प्रस्ताव लाया गया संसद में, कब ये पारित किया गया, ऐसे ऐसे करके पूछता है। तो यहाँ पर पारित नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर लागू पूछ रहा है। लागू यानी कब से इन्फोर्स कर दिया गया, कब से इसको मतलब ये अस्तित्व में आ गया। तो ये आया था 2006 से। ठीक है, 2006 में ये अस्तित्व में आ गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। रूल्स रेगुलेशन जो है शुरू हो गए थे फॉलो करना। वो अलग बात है कि समाज कोई भी कानून बनता है तो समाज उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में लगभग लग जाते हैं 50 साल 60 साल लग जाते हैं। घरेलू हिंसा, अब ये कानून बना है लेकिन कितने घरों में अभी भी हिंसाएं होती हैं महिलाओं के प्रति, मतलब विरुद्ध आप देख सकते हैं। तो कानून बनना एक अलग बात है, लेकिन हाँ ये है कि कानून से जो है एक वहाँ पर विचार बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि समाज जो है उसको धीरे धीरे फॉलो कर लेता है। अगला है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा विधेयक कब संसद में पेश किया गया। देखिए वही चीज़ हो गई 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। कब जो है ये किया गया है घरेलू हिंसा जो सुरक्षा विधेयक है, ये संसद में कब जो है पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था, देखो यहाँ पेश होने की बात हो रही है कि ये फर्स्ट टाइम पेश कब किया गया था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ये जो है दहेज प्रथा के पीछे लेडीज़ को जलाया जा रहा था। तो जो ये महिला समाज सुधारक थी ये सामने आई थी। इसके पीछे की थोड़ी थोड़ी कहानी सुनते रहिए, रिलेट कर पाएंगे। और इनके पास जो है लेडीज़ पहुंची कि हम अदालत नहीं जाना चाहते हैं, हम अपनी मतलब इज़्ज़त और अपने परिवार की इज़्ज़त बचाए रखते हुए अपना अधिकार चाहते हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो कोई कानून ही नहीं था कि वो उनकी मदद कर पाए। तो इन्होंने जो है महिला समाज सुधारक जो संगठन थे, तो महिला ये सारी मिलकर के जो है कोर्ट में अपील करती हैं कि आप ऐसा कोई कानून लाएं जिससे कि जो घरेलू हिंसा हो रही है उसमें जो है इनको कुछ ऐसा कानून के जरिए इनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उससे इनका बचाव किया जा सके। तब ये जो है इनके आंदोलन के बाद और अपील के बाद, ये सब याचिका देने के बाद 2002 में जो है पहली बार पेश किया गया था। कहाँ? संसद में 2002 में पेश किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लागू कब हुआ था, पेश कब किया था और
पारित कब किया था, ये भी। घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि घरेलू हिंसा पूछ सकता है कि आप घरेलू हिंसा से क्या समझते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो क्या क्या जो है शामिल है, शारीरिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। कोड देख लेते हैं, कोड भी है इसमें कि सारे सही हैं या कुछ ही आपको चूज करने हैं, देख लेते हैं। तो कौन कौन से जो हैं इसमें सही हैं ये आपको देखना है। एक इसमें पांचवा और होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर, पांचवा और होगा मौखिक दुर्व्यवहार। मौखिक दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार ये क्या होता है कि मतलब गाली गलौज करना, किसी को अपशब्द बोलना या ताने मारना, व्यंग करना, हर समय उसको दुखी करना बातों से। तो मौखिक दुर्व्यवहार भी जो है होता है। तो लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो हम देख लेते हैं। तो जो है इसके अंतर्गत ये सभी शामिल हैं, ये समझ लीजिए कि अगर भावनात्मक रूप से किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है वो भी गलत है, वो भी इसमें शामिल है। मौखिक कुछ गाली गलौज, मुँह से कोई बातचीत में उसको किसी दुखी किया जा रहा है, और जैसे यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, या आर्थिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आर्थिक रूप से किसी को तंग किया जा रहा है, या शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। पाँचों सही हैं और पाँचों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे दे दिया है आपको याद कराने के लिए, सारे यहाँ रख दिए हैं। वहाँ कुछ दूसरी तरह से आपको सेग्रीगेट करने के लिए बोल देगा, इसमें एक दो अलग दे देगा और कहेगा इसको अलग करो। तो देखो, शारीरिक यौन बहुत ही कॉमन से हैं, शारीरिक और आर्थिक, शारीरिक, आर्थिक, यौन, भावनात्मक और मौखिक, इतने सारे जो हैं इसमें जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट बना रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप इनको बिल्कुल सेपरेट नोट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज से आपके पास जाने लगे हैं, और आगे के 8-9 दिनों में सारे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो इनको अलग करना, मिक्स मत करना, खिचड़ी मत पकाना दूसरी चीज़ों के साथ, क्योंकि वहाँ आप बहुत ज़्यादा पढ़ करके तब जाके मतलब बहुत इनपुट दे करके तब आउटपुट आएगा, और यहाँ कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस ही वहाँ से उठाए हैं। तो बात होती है हम कहाँ से, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कितना रिसर्च बेस्ड है, कितना कैलकुलेटेड है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन आपको बहुत सारे दे सकते थे, आज के महीने भर पहले से देने लगते, लेकिन वो मेरा मोटिव नहीं। मेरा मोटिव है कि थोड़े से क्वेश्चन में आपका मतलब क्वालिफाई कराना। तो ये देखते हैं, समाज सुधारक, कानून के विद्यार्थी, लॉयर्स कलेक्टिव और समाज वैज्ञानिक के संगठन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसने घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पर मसौदा तैयार किया। मसौदा तैयार किया यानी कि जो एक ड्राफ्ट होता है वो किसने मिलकर के बनाया, किस पे, जो घरेलू हिंसा कानून बना था उससे रोकथाम के लिए उस विधेयक को किसने तैयार किया, उस विधेयक के ड्राफ्ट को जो है किसने तैयार किया। तो समाज सुधारक, कानून के विद्यार्थी, लॉयर्स कलेक्टिव, समाज वैज्ञानिक के संगठन कौन कौन थे। तो ये जो लॉयर्स कलेक्टिव थे इनके द्वारा जो है ये किया गया था, मसौदा ये तैयार किया था। जो लॉयर्स कलेक्टिव थे इनके द्वारा किया गया था। और अगर हम देखें इनको तोड़ कर देखें कि इनमें कौन कौन शामिल थे, तो ये समाज सुधारक, कानून के विद्यार्थी, समाज वैज्ञानिक, जो समाज वैज्ञानिक के समाज वैज्ञानिक संगठन होते हैं इनके मेंबर भी थे, वकील भी थे। इतने सारे लोगों ने बैठ कर के जो घरेलू हिंसा होती है उनके हर पक्ष में जो है इन्होंने वो सोचा विचारा, उसके बाद उसे लॉयर्स कलेक्टिव बोला गया था। उस पूरे एक समिति को लॉयर्स कलेक्टिव बोला गया, और इसी के द्वारा जो है मसौदा तैयार किया गया। ये जो है ध्यान रखने वाली बात है। अगला, घरेलू हिंसा कानून कब आया। 2002 में आने की बात हो रही, देखो आया कह सकते हैं या पारित होना भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जो घरेलू हिंसा कानून कब आया, दोनों तरह से पूछ सकता है ये, 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो ये आता है 2005 में, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा कानून 2005 में ये आता है, और इस दायरे में क्या होता है, जो है हिंसा करने वाले पुरुष
अगर के साथ एक महिला घर में रहती है या रह चुकी हो, मतलब कभी पास्ट में रह चुकी हो तब भी वो शिकायत कर सकती है, और अगर रह रही हो तब भी शिकायत कर सकती है। तो ये दायरे में दोनों चीज़ें ला दी गई हैं कि अगर कोई महिला एक छत के नीचे किसी पुरुष के साथ रह रही है या रह चुकी हो तो उस महिला की शिकायत को लिया जाएगा, जो घरेलू हिंसा में उस महिला की शिकायत के लिया जाएगा कि जो किसी जो है पुरुष के साथ एक छत में एक घर में रह रही हो या रह चुकी हो, यानी कि रह चुकी हो, तंग आकर के निकल गई हो, और लेकिन पहले उसने झेला, या अभी रह रही हो और झेल रही हो, तो इन दोनों को लिया जाएगा। या तो रह रही हो पुरुष के साथ एक घर में रह रही हो या रह चुकी हो, तभी उसको घरेलू हिंसा के दायरे में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सड़क चलते किसी जो है महिला के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ कर दी तो वो घरेलू हिंसा में आएगा, नहीं, वो घरेलू हिंसा में नहीं आएगा, उसके लिए अलग कानून है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन हमको फंसाते हैं, तो ये सब इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको। राजद्रोह एक्ट कब आया? जो राजद्रोह एक्ट है ये जो है कब आया? ऑप्शन है 1850 में, 1860 में, 1870 में, 1880 में। तो ये राजद्रोह एक्ट जो है 1870 में आया था, और इसके अंदर क्या था कि कोई भी अगर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है, विरोध करता है, क्योंकि क्या है ये ब्रिटिश टाइम सरकार का टाइम था ना 1870, तो अगर कोई आलोचना करता है, कोई विरोध करता है, तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा ये भयंकर जो है एक्ट था, बहुत ही भयंकर एक्ट था। और तो इसका विरोध होने लगा था। उस समय कांग्रेस वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतने संगठन बहुत अच्छे नहीं बन पाए थे, लेकिन विरोध शुरू हो गया था, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 1947 तक सब विरोधी होते रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाईं? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डायर ने और लॉर्ड मैकाले ने, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो जनरल डायर थे इन्होंने जो है गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर। वो सभा आयोजित हुई थी जो रॉलेट एक्ट था उसके मतलब विरोध में, जो है ये कुछ नेता गिरफ्तार किए गए थे, उसी पर ये सभा आयोजित हुई थी। और ये सभा शांतिपूर्ण थी, इसमें औरतें बच्चे सब थे। जनरल डायर ने क्या किया, एकमात्र निकलने वाले जो रास्ता था उसको इन्होंने बंद कर लिया, यानी कि उसमें ये खुद खड़े हो गए और विदाउट एनी वार्निंग इन्होंने गोलियां चलाई और पूरा नरसंहार किया था इन्होंने बुरी तरह से, जनरल डायर ने। आगे देखते हैं, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 10 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 14 अप्रैल 1919 को हुआ था? तो अगर हम बात करें कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये 1919 तो वैसे याद कर सकते हैं कि 1919 दो बार आया है, ठीक है, ये 2 बार आया है, तो ऐसे, और ये 13 अप्रैल आपको याद रखना है। आगे क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू होगा यहाँ, सैफुद्दीन, ये फा बनेगा, सैफुद्दीन। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, किचालू नहीं किचलू होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो किचलू कर लीजिए आप इसको। किचलू को कब गिरफ्तार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब गिरफ्तार किया गया? 10 मार्च 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को, या 10 अप्रैल 1919 को, और या 13 मार्च 1919 को। तो किचलू और सत्यपाल को जो है 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया जाता है, और इसी के जो है क्रम में ये जलियांवाला बाग जो है सभा आयोजित की जाती है, जिसमें कि जनरल डायर गोलियां चलवाता है। तो जब ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं 10 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल में ये सभा जो आयोजित करते हैं सब लोग मिल करके बातचीत करने के लिए, इसी के क्रम में। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 मार्च 1919 को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 10 मार्च 1919 को, 11 मार्च 1919 को, या 13 मार्च 1919 को। तो अगर हम बात करें कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ है, तो ये 10 मार्च 1919 को लागू होता है। ये देखिए 10 मार्च 1919 को लागू होता है, ये मार्च में लागू होता है। और देखिए इसको रिलेट कीजिए और सीधे
डायरेक्ट 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च 1919 को सत्यपाल और किचलू गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये आप देखिए, इसको रिलेट कीजिए, देखिए सीधे 1 महीने बाद, है ना, सीधे 1 महीने, वही डेट है, यहाँ सिर्फ मार्च है और यहाँ अप्रैल है। पहले 10 मार्च को जो है क्या होता है, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया जाता है और ठीक 1 महीने बाद 10 अप्रैल को किचलू गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और देखो इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, किचलू और सत्यपाल, और इसके 3 यानी कि 1 प्लस करके 3 दिन बाद सभा आयोजित होती है, यानी कि 13 तारीख को। इस तरह से रिलेट करना होता है डेट्स को, इस तरह से रिलेट करेंगे, एक स्टोरी बन जाएगी, एक डेट बन जाएंगी आपकी, एक सब चीज़ों को रिलेट करते हुए आप आंसर आपसे मिस होगा ही नहीं। कैसे करेंगे, 10 मार्च 1919 तो चलो कन्फर्म है, सन तो वही रहेगा। 10 मार्च को एक्ट आता है, अगले 1 महीने बाद 10 अप्रैल को जो है किचलू गिरफ्तार, सत्यपाल और किचलू 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और 3 दिन बाद जो है सभा का आयोजन होता है, यानी कि 13 अप्रैल को सभा का आयोजन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसी दिन जो है जनरल डायर आकर के गोलियां चलाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 तारीख को ही होता है, जिस दिन सभा होती है। सारी चीज़ें हो गई और आगे चलते हैं। इस तरह से रिलेट करना है आपको। संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर कब किए गए, 14 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1950 को। तो कब किए गए संविधान सभा, जो संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर कब किए गए, ये आपको बताना है यहाँ। तो अगर हम देखें कि जो संविधान की प्रति थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो ये 24, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। कब किए गए थे ये, 24 जनवरी 1950 को जो है जितने सदस्य थे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने सदस्यों ने किए थे, तो 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई, 26 जनवरी 1950 को हुई या 25 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक कब होती, 24 जनवरी 1950 को होती। इसी दिन बैठक होती आखिरी, और आखिरी बैठक में ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये दोनों एक ही दिन होते, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगले देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है, राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा दे या राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना दे, या एक धर्म को बढ़ावा देना, या उपयुक्त कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वो किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो इसे जो है धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा से जो है अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या गौ हत्या पर रोक। कौन से अधिकार जो है मूल, यहाँ पर हो जाएगा मूल या मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको कूट में से निकालना है कि कौन सा जो है नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है ये गौ हत्या पर रोक ये नहीं होगा, बाकी समानता का अधिकार भी आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों आ जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि ये जो गौ हत्या पर रोक ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें दिया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिकार कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं। एक होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे और सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और इस अधिकार में यह भी कहा जाता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी जो है किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव
किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। जबकि जो स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या कहता है, ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंदर दी जाएगी और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, सभा बनाने की, संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और क्या है, भारत के किसी भी भाग में आने जाने और रहने के लिए और वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए भी, पेशा कारोबार करने के लिए भी जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये सारी जो है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन की स्वतंत्रता और आने जाने की, रहने की, देश में कहीं भी आने जाने रहने एवं व्यापार की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के अंतर्गत आ जाएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा ये सब। ठीक है, अगला क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है, इसके दो मेनली जो है यहाँ पर अधिकार दिए जाते हैं। मानव व्यापार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम, इन पे जो है रोक लगाई जाएगी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। 14 वर्ष से कम बच्चे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो 14 से कम के बच्चों को मजदूरी पर रखना जो है अपराध है। मजदूरी पर ही नहीं रख सकते। पहले क्या था, जो मूल इस संविधान में 14 साल से कम बच्चों को खतरे वाली जगहों पे नहीं रखना था, लेकिन अभी क्या है, 14 साल तक के बच्चों के लिए तो अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, मूल अधिकार है उनका। तो अगर वो कहीं काम करेंगे, मान लिया सेफ जगह में भी काम करते हैं, तो उनका एक मूल अधिकार का हनन हो रहा है, शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो इन्होंने अभी क्या कर दिया है, ये 14 से कम के बच्चों को कहीं पर आप रख ही नहीं सकते हैं, काम पर कानूनी रूप से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले था खतरनाक जगहों पर, अभी हो गया जो है किसके कहीं भी नहीं रख सकते हैं। दूसरा है मानव व्यापार, जैसे स्त्री और बच्चों का जो है खरीद फरोख्त होती है, इनका ये जो है ये नहीं होंगे। मानव व्यापार पर भी रोक लगाई गई है इसी शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता में कहा जाता है सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता इसमें जो है हमारे संविधान ने दी है और सभी को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने तथा अपनाने, कोई भी धर्म वो अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता हो जाती है, ये 4 पे हो जाती है। और ये तो है नहीं आपका पांचवा क्या हो जाता है आपका? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी आ जाता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आ जाता है। छठा क्या होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी आता है। तो ये सभी जो हैं आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 4 यहाँ पर हो गए, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया। और मूल अधिकार में जो है 7 थे, तो वो संपत्ति का था जो कि अब हटा गया है। संपत्ति का अधिकार 7वां था, ये था जो कि अब हट करके किसमें? मूल अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और 300 के सब सेक्शन ए में रख दिया गया, यानी कि 300 ए में ये रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे इनके अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो समता का अधिकार होता है, ये 14 से 18 के बीच में आता है। 14 से 18 के बीच में आता है। और अगर स्वतंत्रता का अधिकार देखें हम, तो ये आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, कहाँ आता है ये 19 से 22 के बीच में आता है। 19 से 22 के बीच में आ जाता है। अगर हम देखें कि ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23 और 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर आता है? ये 23 एंड 24 के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी देखते हैं अधिकार, तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो ये अधिकार आते हैं, ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके 29 एंड 30 में आ जाते हैं। 29 और 30 में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो ये
धार्मिक स्वतंत्रता ये है, ये किस में आता है? तो हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आ जाते हैं। कितने? 25 से 28 इसके बीच में ये आ जाते हैं। तो ये सब सारी बातें हो गई हैं यहाँ की। और संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो है 32 में आ जाता है, अनुच्छेद 32 में आ जाता है। और जो है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो वो हटा करके 300 कर दिया गया। अब 6 अधिकार हमारे पास, मूल अधिकार जो है 6 बचते हैं। और अगर हम समता के या समानता का अधिकार देखें तो 14 के अंतर्गत जो विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी व्यक्ति जो है कानून जो है कानून के समान क्या होंगे, कानून के समक्ष जो है समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी, यानी कि जितनों जो भी ये नियुक्तियाँ वगैरह हो रही हैं इनमें सभी को जो है क्या है, समानता दी जाएगी। और अपवाद क्या है कि आरक्षण का वही अपवाद रहेगा इसमें। और अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता का अंत, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पृश्यता का अंत किसके अंतर्गत है? जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। अस्पृश्यता का अंत किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये 17 के अंतर आ जाएगा। और उपाधियों का अंत आ जाएगा 18 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत आ जाएगा 18 जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आ जाएगा। और उपाधियों में क्या होगा कि जो है सिर्फ यही शिक्षा से संबंधित और डिफेंस से संबंधित उपाधियां दी जाएंगी, बाकी और उपाधियां जो है नहीं दी जाएंगी। तो ये जो है, जो आपका है, ये 2 जो है इम्पॉर्टेंट है। और 14 भी इम्पॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता। 14 विधि के समक्ष समता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो है अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार तो 19 से 22 के बीच में आ जाते हैं। तो इसमें तो काफ़ी कुछ है। इसमें एक हमने ट्रिक बना रखी है अधिकार, मौलिक अधिकार पर, वो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में कि जैसे 19A के पीछे बोलने की स्वतंत्रता होती है। तो पहले हमने बात विचार किया, फिर जो है एक जगह एकत्रित हुए, सभा की, सभा करने के बाद जो है संघ बनाया, संघ बनाने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का जो है हम स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या कर दिया हमने कि हम भ्रमण पे निकल गए। यानी कि 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता है तो हमने विचार विमर्श किया। और 19B में सभा संगठन किया। और 19C में हमने जो है एक संघ बनाया। 19D में हम भारत भ्रमण पर निकल गए, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता है ना 19D में, तो हम भारत भ्रमण पर निकल गए। 19E में देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भ्रमण करें और जो जगह हम करते करते हमें कोई जगह देश में अच्छी लगी वहाँ हम 19E के तहत हम निवास करने लग गए। अब भाई निवास करने लग गए तो जो है वहाँ हमको क्या है, व्यापार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 19G में आएगा, क्योंकि 19F में संपत्ति का अधिकार था। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि हम जब 19E के तहत हम निवास करने लग गए तो 19F हमें कोई अपनी संपत्ति तो देगा नहीं, यानी कि संपत्ति वहाँ से कट हो गई, संपत्ति निकल करके आपकी विधिक अधिकार में चली गई। तो हमें इसको ऐसे रिलेट करना है कि हमें संपत्ति तो कोई देगा नहीं। आगे 19G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए हमें फिर व्यापार करना पड़ेगा अपनी जीविका चलाने के लिए 19G में। इस तरह से आप रिलेट करेंगे, वहाँ पर हमने बड़े अच्छे समझा रखा है, अगर आप वीडियो में देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के अंतर्गत ही आती है, 19A में आती है, जहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है वहीं पर प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाती है। ये पूछ लेता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये 19A में आती है और बोलने की भी आती है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बोलने की, प्रेस की और बोलने की स्वतंत्रता 19A के तहत दोनों आ जाते हैं, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया आपका। इसी तरह से जो है ये अधिकार है। और अगला अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है दिया गया है ना, जीवन का अधिकार दिया गया है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और 19 जो 21 का है, अगेन 21 का के तहत क्या किया गया है कि निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ
ये भी इम्पोर्टेंट है। 19(1) का में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है, और ये जो है इसका 6 से 14 साल के, 19 का में जो है 21 का में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये अब मूल अधिकार बन गया है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अभी ये मूल अधिकार इसको बना दिया गया है 21 में का जोड़ करके। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम मूल अधिकार में देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो सभी आपको अगर आए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 3 है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर बताए हैं 21, 19(a) और 21 का, और 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट हैं। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 24 इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सब आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो अनुच्छेद 24। ये इसके अंतर्गत बालकों को जो है 14 साल से कम जो उम्र के बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा कि काम पे नहीं रखा जा सकता है। 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। और अगर इसी में शोषण के विरुद्ध के अधिकार में सिर्फ 2 ही अनुच्छेद है, 23 और 24। 23 में जो मानव के व्यापार और बलात् श्रम यानी कि जो है ज़बरदस्ती श्रम करवाना, बेगार करवाना, यानी कि बिना मजदूरी के या कम मजदूरी के कोई काम करवा रहा है, तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 24 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों का आ जाता है कि बच्चों को नौकरी पर किसी कामकाज में नहीं लगा सकते 14 साल से कम है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। और अनुच्छेद 32 भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दिया गया है। तो आने चाहिए तो आपको सारे ही आए, नहीं तो ये इतने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। जो है ये 24 जिसमें बच्चों के श्रम पर, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 14 विधि की समझ क्षमता, 21 जीवन की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा ये है। और ये क्या है, 21 का में जो है शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और ये एक मूल अधिकार बन गया है। 19(a) के में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगी। इतने ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और संपत्ति का अधिकार पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो ये 300(a) में है, अब नहीं है। कौन सा अधिकार पहले था, अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये इतनी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं बार बार पूछे जाने की। चलिए देखते हैं अगला। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 8, 9। तो मूल संविधान में 7 हैं। जो 7वां है सातवां जो संपत्ति का था, जो कि अब निकाल दिया गया है। आगे देखते हैं, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया? नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, उपयुक्त कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकार का खंड है संविधान में, इसे जो है अंतरात्मा कहा गया है। और ये जो है 12 से 35 के बीच में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 और 12 से 35 कहाँ पर आता है? भाग 3 का और 12 से 35 के बीच में ये आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार का अभिप्राय क्या है? विधायिका से है। सरकार का अभिप्राय है किससे है? विधायिका से या कार्यपालिका से या न्यायपालिका से या उपर्युक्त सभी से? तो सरकार का अभिप्राय जो है हमेशा कार्यपालिका से होता है, क्योंकि ये कानूनों को जो है लागू करती है, क्रियान्वयन करना इसी का काम है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का अभिप्राय अगर हम देखें तो सरकार से होता है, सरकार का अभिप्राय कार्यपालिका से होता है। सरकार को ही कार्यपालिका और कार्यपालिका को ही सरकार कहते हैं। अगले देखें, राज्य शब्द का अभिप्राय क्या है? सरकार से है। जो राज्य शब्द है, जैसे कि हम बात करते हैं कि राज्य, भारत राज्य या नेपाल राज्य या फिर भूटान राज्य, है ना, तो इन सब इसका अभिप्राय किससे? सरकार से है या कार्यपालिका से या विधायिका से है। ये राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्य शब्द का अभिप्राय है डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। राजनीतिक संस्था है एक ये राज्य,
जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये राज्य का मतलब है। ना राज्य का मतलब ना सरकार है, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, कुछ नहीं है। ये राजनीतिक संस्था, शॉर्ट में पूछता है तो राजनीतिक संस्था है और जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखते हैं, कानून को लागू करने एवं शासन चलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। अभी अभी हमने बात की कि कानून को लागू करने एवं शासन चलाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कानून को लागू करना और शासन को चलाना जो है क्या है? किसका? ये कार्यपालिका का मेन काम होता है। कार्यपालिका, कानून को लागू करना, क्रियान्वयन जो है कार्यपालिका। आगे देखें, सरकार के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। कितने हैं? तो सरकार के जो हैं, तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन सा है? विधायिका है, ये विधायिका है जो कानून बनाती है। दूसरी क्या है? दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका ये क्या करती है? ये जो कानून होते हैं उनको लागू करती है। जो कानून होते हैं उन्हें लागू करती है, ये बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है, ये लागू करती है। और न्यायपालिका है, तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। ये न्याय संबंधित काम करती है और ये स्वतंत्र बॉडी है ना, ये स्वतंत्र है। कार्यपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, सॉरी न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, तो ये न्याय का काम करती है। तो ये 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला देखते हैं, यदि समवर्ती सूची पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना लेते हैं तो किसका कानून मान्य होगा? तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची वो है कि जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। क्या होता है? एक राज्य सूची होती है, राज्य सूची, जिस पर कानून सिर्फ राज्य बनाती है। संघ सूची होती है दूसरी, संघ सूची, इस पे केंद्र बनाती है, यानी कि ये केंद्र के अंदर में रहती है, केंद्र बनाती है इस पर कानून। और फिर होती समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो इस पे दोनों कानून बनाते हैं। और चौथी होती अवशिष्ट सूची कि जिन विषयों के की अभी कोई अता पता नहीं है, मतलब जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, आगे भविष्य में आ जाएंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो है अभी आ रही हैं, तो ये अवशिष्ट सूची जो है ये भी आ जाएगी केंद्र के अंतर्गत, केंद्र के दायरे में, अधिकार में आ जाएगी। यानी कि जो नए विषय उभर कर आएंगे वो केंद्र की अब अवशिष्ट सूची में आएंगे और ये सूची केंद्र के अंडर रहेगी, केंद्र के क्षेत्राधिकार में रहेगी। तो यदि दोनों अगर कानून बना देते हैं तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। अगर दोनों एक ही सब्जेक्ट पर कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी स्तर की सरकार के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के लिए संविधान में कितनी सूचियाँ दी गई हैं? तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये तीनों सूचियाँ हैं, प्लस चौथी एक और है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची जो कि केंद्र के अंडर में रहती है सूची। आगे देखते हैं, संघवाद का क्या मतलब है? संघवाद की बात हो रही है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिए। तो एक स्तर की सरकार, केंद्र की सरकार, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम संघवाद की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार, यही जो है संघवाद कहलाता है। देश में अगर एक स्तर से ज़्यादा पर जो है जाकर के अगर सरकारें हैं तो उसे ही संघवाद कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. मुंशी, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी किसे कहते हैं? तो दो समुदायों में अच्छे संबंध, इंटर सामुदायिक वर्चस्व, यहाँ वर्चस्व आएगा, वर्चस्व, वर्चस्व यहाँ पर आ जाएगा। वर्चस्व किसे कहते हैं? दो समुदायों के अच्छे संबंध, दो समुदायों में मतभेद, एक समुदाय का अधिक महत्व, एक समुदाय के भीतर कुछ ही लोगों का दबदबा। तो इंट्रा कम्युनिटी क्या होती है कि एक ही समुदाय में कुछ लोगों का दबदबा, एक ही समुदाय तो एक ही है लेकिन उसमें कुछ लोग जो है अपना, कुछ लोग कुछ दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, तो उसे ही
जो है इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व या अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है अंतर सामुदायिक वर्चस्व किसे कहते हैं, तो ये इंटर कम्युनिटी हो जाएगा, इंटर कम्युनिटी हो जाएगा। तो इसमें दो समुदाय के बीच संबंध या दो समुदाय में मतभेद या एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर दबदबा या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये भी वही चीज़ हो गई कि एक समुदाय का, एक समाज में रहने वाले, मतलब जैसे दो समुदाय हैं, उनका उदाहरण ले लेते हैं कि दो समुदाय हैं, तो उसमें एक समुदाय जो है अपना दबदबा दूसरे समुदाय पर बना करके रखता है, यानी कि उसको दबा करके रखता है और अपने नियम रूल्स, अपनी इच्छाओं को थोपता रहता है। तो ये हो गया, है ना, सी। अगला है नेपाल के लोगों ने नया संविधान कब अपनाया, 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में। तो नेपाल के लोगों ने क्या किया, जब नेपाल में जो है पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र आ जाता है, तो 2015 में इन्होंने नया संविधान अपनाया। नया संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो 1990 का संविधान था उसमें राजा को शक्ति बहुत ज़्यादा दी गई थी, सभी शक्तियाँ उनके पास थी, इसलिए वो बार बार जो है मतलब क्या है, कब्जा, शासन के मतलब पूरे जो है बागडोर अपने हाथ में बार बार लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राजा के पास शक्तियाँ ही इतनी थी। इसमें क्या है, तो इसलिए जो है इन्होंने 99 का संविधान ना अपना करके एक नया संविधान अपनाया, जो कि 2015 में अपनाया था इन्होंने, नेपाल के लोगों ने। अगला देखते हैं, नेपाल के राजतंत्र समाप्त कर लोकतंत्र कब स्थापित किया गया, 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2015 में। तो अगर हम बात करें कि नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र जो है कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 2008 में। 2008 में जो है किया गया था, और फिर 2015 में इन्होंने क्या किया था कि 2015 में नया संविधान इन्होंने बनाया, मतलब बनाया तो इनको 8 से लेकर के जो उसके बाद इनका प्रोसेस चलता रहा, और 2015 में इन्होंने नया संविधान जो है अपना लिया। तो 2008 में लोकतंत्र स्थापित किया था इन्होंने, और जो 2015 में ये संविधान नया अपनाते हैं, इसमें मंत्रिपरिषद होगी, उसके हाथ में सारी शक्तियाँ होंगी, राजा के हाथ में नहीं होंगी। शक्तियाँ कहाँ होंगी, मंत्रिपरिषद, जो नया संविधान है, मंत्रिपरिषद में शक्तियाँ निहित अकॉर्डिंग टू न्यू संविधान। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, 40 क्वेश्चंस लिए थे, आज हमने कंप्लीट कर लिए। हो सकता है आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने पड़े, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं 8-9 दिन में देने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, और ये क्वेश्चन की अलग जो है एक नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। कम स्टडी में ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करेंगे, ये मैं कह रही हूँ। बाकी आप खुद ही इस चीज़ को फिल करेंगे एग्जामिनेशन के बाद। अब मिलते हैं कल कुछ और कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।